हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल में। तो गाइस, आपको हमारे चैनल में बीएससी, एमएससी फिजिक्स के रिगार्डिंग जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है और उसी के साथ साथ जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो साइंटिफिक ऑफिसर हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट टीचिंग पोस्ट हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी, उन सभी की नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो गाइस, जैसे कि हमने आपको पता है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स की हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है। हमने अपने दो लेक्चर्स में, पिछले दो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ा, यूनिट सेल क्या होता है उसके बारे में देखा और उसके इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखा। आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों लाइन इंडिसेस क्या होता है, मिलर इंडिसेस क्या होता है, उसके इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जैसे कि कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हम स्केच करना सीखेंगे कि मिलर इंडिसेस को स्केच कैसे करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं एमएससी के एग्जाम्स में भी। अगर आप बीएससी इंजीनियरिंग में हो तब भी आपको ये टॉपिक्स आते हैं तो आपके लिए भी बड़ा हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही सिंप्लीफाई मैनर में एग्जाम समझाने की आपको कोशिश करूंगा, तो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए दोस्तों कि लाइन इंडिसेस क्या होता है। ठीक है, देखिए हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लिया, बता दिया कि क्रिस्टलाइन होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है, वो होता क्या है, यूनिट सेल कैसे बनता है। ठीक है, पर उसको नाम देने की भी जरूरत है। ठीक है ना, नेमिंग जरूरी होती है, चाहे वो प्लेन बेसिस हो चाहे वो पॉइंट बेसिस हो, तो उसको बताना, एब्रीविएट करना कि कौन सा पॉइंट किससे वहां पर मिलकर कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसकी नेमिंग जरूरत होती है। तो उसके लिए हम लाइन इंडिसेस की यूज करते हैं। लाइन इंडिसेस क्या होता है दोस्तों, इट रिप्रेजेंट नेम ऑफ ए पर्टिकुलर लाइन इन अ यूनिट सेल। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, ठीक है ना, कोई भी हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, स्मॉलेस्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अगर आप उसके लाइंस को अगर नेम करना चाहते हो दोस्तों, तो आप लाइन इंडिसेस की मदद से उसको ये संभव कर सकते हो। ठीक है ना, इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट में HKL। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप लाइन इंडिसेस को लिख रहे हैं तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में HKL से एब्रीविएट करना पड़ेगा। यहाँ पर HKL क्या है दोस्तों, हेयर HKL आर द इंटीजर नंबर। को जो इंटीजर, कुछ इंटीजर नंबर होंगे, नंबरिंग से हम इसको एब्रीविएट करेंगे कि ये लाइन, इसका क्या मतलब है। कोई भी अपने लाइन खींच दी तो उसको अगर आप नंबर्स के बेसिस पे डिनोट करोगे और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालोगे विदाउट कोमा, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा दोस्तों लाइन इंडिसेस। ठीक है, आपको एग्जांपल के बेसिस पे समझाता हूं। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स है। ठीक है, आप देख सकते हैं ओरिजिन में 0 0 0 है। ठीक है, ओरिजिन में आपके पास क्या है दोस्तों, 0 0 0। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस आप देख सकते हैं एक्स वाई एंड जेड, उसके बेसिस पे आप देख सकते हो इस पॉइंट में 1 1 1 हो गया, यहाँ 1 1 0 हो गया, यहाँ 0 1 0 हो गया, एंड सो ऑन। सभी हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। पोजीशन कोऑर्डिनेट में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मल ब्रैकेट्स है हमारे और कोमा से रिप्रेजेंट किया, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो अगर हमने लाइन इंडिसेस करना है, मतलब हमने किसी भी लाइन की नेमिंग करनी है, ठीक है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट स्टार्ट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमने उसको पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, लाइन को पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो पहला पॉइंट की जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं दोस्तों x1 y1 z1 है, और दूसरे पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 z2। ठीक है, आपको पता है डिस्टेंस, जो हीरोज फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। तो मान लेते हैं एक वेक्टर एक मैंने एब्रीवेट किया उसको, अगर मैं फाइंड आउट करूं तो क्या होगा दोस्तों, x2 माइनस x1 i कैप, जो कि x डायरेक्शन में डिनोट कर रहा है, y2 माइनस y1 j कैप, जो कि y डायरेक्शन में डिनोट कर रहा है, z2 माइनस z1 जो कि k इंडिसेस, जो कि हमारा z डायरेक्शन में डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, आफ्टर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, आपने क्या करना है, इस कोफिशिएंट को आपने इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्योंकि आपको पता है, मैंने ऊपर ही बताया कि HKL क्या है, आपका इंटीजर नंबर है, तो आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनल होगा दोस्तों, जो फॉर्म ए वेक्टर आपका, ये जो माइनस करोगे तो ये इंटीजर फॉर्म में होगा। अगर नहीं होगा तो इसको कन्वर्ट करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना आपको। तो फाइनली जैसे आपकी पास कोई भी इक्वेशन आएगी तो क्या आएगी, ए वेक्टर इज इक्वल टू एच आई कैप प्लस के जे कैप प्लस एल के कैप। यहाँ पर एच के और एल क्या है दोस्तों, इंटीजर नंबर, जो कि इसके लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। अगर आप इसको ब्रैकेट में लिख लोगे जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो उस तरीके से आप बता पाओगे कि हाँ
इस लाइन की ये नेमिंग है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता भी रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ओरिजिन से लेकर 100 से जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये वाली जो प्लेन है, ये वाली लाइन है, इसका अगर मैंने फाइंड आउट करना है कि इसका नेमिंग मैं क्या रखूं, ठीक है, किसी वेक्टर से अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे इसको फाइंड आउट करूंगा। तो आपको अगेन बताया, इसमें आप फाइंड आउट करोगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर x में ही हमारे पास x2 है वैल्यू, बाकी तो 0 0 है। तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ठीक है, तो ये हमारा h हो गया, ये हमारा k हो गया, ये हमारा l हो गया। अब इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे दोस्तों विदाउट एनी कोमा, तो 1 0 0। तो अगर इस लाइन की नेमिंग करनी है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर लिख देना है ब्रैकेट में 1 0 0। ठीक है ना, आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया जो ये फॉर्मूला था, जिस तरीके का आपको बताया क्राइटेरिया। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी यूनिट सेल का अगर आपने दो पॉइंट्स के बीच का लाइन, मतलब लाइन से जोड़ देते हैं, अगर उस लाइन की नेमिंग करनी है तो आप लाइन इंडिसेस की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं मिलर इंडिसेस, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइन इंडिसेस यूज होता है लाइन की नेमिंग करने के लिए। मिलर इंडिसेस होता है किसी पर्टिकुलर प्लेन को नेम करने के लिए इन अ यूनिट सेल। जैसे कि आप देख सकते हैं इन द डेफिनेशन, यहाँ पर इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेन इन अ यूनिट सेल। ठीक है, रिप्रेजेंट किसे करते हैं, HKL से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर अब क्या है, ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया। नॉर्मल हमारे पास जो ब्रैकेट होते हैं वो वाले। ठीक है, आपको वो स्क्वायर ब्रैकेट था। अगर आपने लाइन इंडिसेस को रिप्रेजेंट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। अगर आपने मिलर इंडिसेस को यूज करना है दोस्तों, बताना है, अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो आपको नॉर्मल ब्रैकेट्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है ना, और विदाउट एनी कोमा। अगर आप कोमा लगाते हैं दोस्तों तो वो पोजीशन कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है पेपर में। ठीक है, यही गलती कर देते हैं जिसके कारण आपके मार्क्स कट जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब मुद्दा ये है कि मिलर इंडिसेस को फाइंड कैसे किया जाए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर नेम प्लेन को नेम करना है तो किसी यूनिट सेल में, तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले दोस्तों स्टेप पहला आपको क्या करना, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ अ प्लेन अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले उस प्लेन के अलोंग जो इंटरसेप्ट बन रहा होगा दोस्तों अलोंग एक्स एंड वाई जेड एक्सिस, आपको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू 4a है, y की वैल्यू 2b है, z की वैल्यू 1c, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया है। ठीक है, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, उस इंटरसेप्ट को आपको उसके रिप्रेजेंटेटिव लैटिस पैरामीटर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर लैटिस पैरामीटर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, तो a b and c। ठीक है ना, लैटिस पैरामीटर आपको दिख रहा है, इसके यहाँ पर इंटरसेप्ट के साथ जो लैटिस पैरामीटर, उसके साथ आपको क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने वही चीज की, जैसे आप देख सकते हैं 4a था, x की वैल्यू, y की वैल्यू 2b और z की वैल्यू 1c। तो a b c से डिवाइड कर दिया मैंने, तो मेरे पास क्या मिल गया, 4 2 एंड 1। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको ले लेना है रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर। आपके पास जो भी वो आया 4 2 1, उसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1/4 1/2 एंड 1 आ गया आपके पास। उसके बाद दोस्तों आपको इसको कन्वर्ट कर देना है इंटीजर फॉर्म में। जैसे कि आपको याद होगा लाइन इंडिसेस में भी आपने इंटीजर फॉर्म में ही कन्वर्ट किया था, जो आपके HKL जो थे इंटीजर नंबर थे ना, तो उसको भी इसमें भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इरेशनल हो गया, सॉरी रैशनल हो गया, मतलब रेशो में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें तो इंटीजर फॉर्म में चाहिए। तो आप अगर इसको करोगे, क्या करोगे, इसका अगर एलसीएम ले लोगे, ठीक है, यहाँ पर करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 अगर इसका करेंगे एलसीएम तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर भी 4 आ गया, तो इसको देखोगे 4 से 4 गया, यहाँ 1 आ गया, 2 से 4 गया तो 2 आ गया, यहाँ पर 4 तो था ही, नीचे कुछ था नहीं। तो आपने इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लिया 1 2 4 में। ठीक है, तो फाइनली अगर आपको मिलर इंडिसेस को दिखाना है तो आप 1 2 4 लिखेंगे, कोमा नहीं लगाना है दोस्तों, और इसको नॉर्मल ब्रैकेट्स में आपने लिख देना है। तो ये आप किसी भी प्लेन की नेमिंग कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं अलोंग द क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस। उसके बाद उस इंटरसेप्ट को उसके लेटेस्ट पैरामीटर से डिवाइड करना है। उसके बाद आपको रेसिप्रोकल लेना है, उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसको उसके रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, अ प्लेन मेक एन इंटरसेप्ट अलोंग ऑफ 3 आर्मस्ट्रॉन्ग 2 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 4 आर्मस्ट्रॉन्ग अलोंग
crystallographic axis of a orthorhombic crystal whose lattice parameter are in the ratio of A ratio B ratio C is equal to 3:2:1। ठीक है, उसने बोला है कि इसके लैटिस पैरामीटर का आप उसमें वैल्यू दे दिया आपको, उसने इंटरसेप्ट बता दिया दोस्तों आपको। ठीक है, उसने बोला ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है दोस्तों। ऑर्थोरोम्बिक का मतलब क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि क्योंकि ये सारा चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगर क्यूबिक क्रिस्टल है तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, ऑर्थोरोम्बिक है तो ये होगा, है ना। आगे भी चीजें इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहां से आपको पता लग गया दोस्तों कि आपका जो लैटिस पैरामीटर है वो क्या है, x इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू 2a एंड z इज इक्वल टू 4a। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये आपको इंटरसेप्ट बता दिए। अब आपको मैंने क्या बताया था दोस्तों, इसको इसके इंटरसेप्ट को उसके लैटिस पैरामीटर से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर इसका जो लैटिस पैरामीटर है दोस्तों वो क्या है, यहाँ पर इसका जो लैटिस पैरामीटर है दोस्तों आप देख सकते हैं इंटरसेप्ट का, ये आप देख सकते हैं 3 आर्मस्ट्रॉन्ग, 2 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, हमने इससे डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या बचा, 1 1 और 4। ठीक है ना, आपके पास क्या बचा, 1 1 और 4 बच गया दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप देखो ना कि 3 आर्मस्ट्रॉन्ग, 2 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 4 आर्मस्ट्रॉन्ग था। तो आपके पास जो ये लैटिस पैरामीटर थे उससे हमने डिवाइड किया। ए का क्या था 3, बी का क्या था 2 और सी का था 1। ठीक है ना, तो आर्मस्ट्रॉन्ग तो है इसका, इसको भी इसके साथ ही रखेंगे तो उसको डिवाइड कर दिया उसके इंटरसेप्ट के साथ, तो हमारे पास फाइनली हमारे पास क्या बचा, 1 1 एंड 4 बचा। ठीक है, उसके बाद आपको पता था क्या करना दोस्तों, रेसिप्रोकल लेना था इसका। रेसिप्रोकल लिए तो क्या हुआ, 1 1 1/4 आ गया। इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों ताकि इसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, तो क्या आ जाएगा 4 4 और 1 आ जाएगा। अब इसको कोमा हटा के इसको नॉर्मल ब्रैकेट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 4 4 1। तो ये पर्टिकुलर जो भी इंटरसेप्ट बना रहा था उसको हमने बता दिया कि उस प्लेन की नेमिंग कर दी, हमने इसका मिलर इंडिसेस फाइंड आउट कर दिया। आसान था दोस्तों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन और भी टिपिकल आता है। ठीक है, अगर जैम के एग्जाम मतलब एमएससी, अगर आप बीएससी लेवल पे देख रहे हो या इंजीनियरिंग बेसिस पे देख रहे हो तो मिलर इंडिसेस का नॉर्मल क्वेश्चन ही आता है, स्केच भी आ जाता है। ठीक है, पर जैम जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए या एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे आपको स्केचिंग भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि H रेशो K रेशो L इज इक्वल टू A बाय ओ ए रेशो B बाय ओ बी रेशो C बाय ओ सी। ठीक है, ये दोस्तों इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला पता होगा तो आप कोई भी चीज निकाल सकते हो। अगर आपको इसके इंटरसेप्ट, अगर आपको इसका लैटिस पैरामीटर पता है और आपको मिलर इंडिसेस पता है तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर कहाँ इंटरसेप्ट है इसका। ठीक है, मतलब दो में से एक चीज पता होगी तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कुछ भी। तो आपको ये पता होना चाहिए H रेशो K रेशो L इज इक्वल टू A बाय ओ ए रेशो ओ बी बाय ओ बी और रेशो सी बाई ओ सी। तो ये ओ ए, ओ बी और ओ सी आप अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस यूनिट सेल जो मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया है। यहाँ पर रीजन ओ है, ये एक्स एक्सिस को मैंने ए वेक्टर ले लिया है, यहाँ पर वाई एक्सिस को बी वेक्टर ले लिया है और जेड एक्सिस को मैंने सी वेक्टर ले लिया। दैट्स वाई ओ ए, ओ बी एंड ओ सी ये इंटरसेप्ट्स हैं दोस्तों, जो कि मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग लिया है। ठीक है, ये नॉर्मल चीज है, आप कुछ भी ले सकते हो, ओ ए की जगह कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ए क्या है दोस्तों, लैटिस पैरामीटर अलोंग एक्स डायरेक्शन, बी इज द लैटिस पैरामीटर अलोंग द वाई डायरेक्शन एंड सी इज द लैटिस पैरामीटर अलोंग द जेड डायरेक्शन। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं ओ ए, ओ बी एंड ओ सी की बात करूं, ओ ए क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेप्ट अलोंग द ए एक्सिस, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, और ओ बी रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट ऑन द बी एक्सिस एंड ओ सी रिप्रेजेंट द इंटरसेप्ट ऑन द सी एक्सिस। ठीक है, एच के एल आपको पता है दोस्तों मिलर इंडिसेस है। तो सपोज कर लेते हैं दोस्तों आपके पास एक क्यूबिक क्रिस्टल है। ठीक है, ये आप देख सकते हो और मुझे स्केच करना है 100 प्लेन। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है एक्स एक्सिस के अलोंग ही आपको स्केच करना है, पर आपको यहाँ पर बताना है कि किस तरीके की स्केचिंग है। तो बहुत नॉर्मल सिंपल एग्जांपल है, आगे जाके आपको बहुत सारे एग्जांपल भी दिखाऊंगा। ठीक है, जिससे आप और भी क्लियर हो पाएंगे। तो यहाँ पर आपको तरीका बता रहा हूँ, पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे
उसके बाद हार्डर लेवल पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 100 प्लेन को आपको स्केच करना है। तो मतलब यहाँ पर ये मिलियन डिसीज तो है, ये एच है, ये के है, ये एल है। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या है 1, के की वैल्यू है 0, एल की भी 0 है। फॉर 100 प्लेन ओबी और ओसी शुड बी इनफाइनाइट, क्योंकि हमारा के और एल तो 0 है, मतलब ओबी और ओसी के अलोंग जो हमारे हैं वो भी इनफाइनाइट होंगे, है ना। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप पुट भी करते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है, ओबी और ओसी की वैल्यू अगर 0 पुट करते तो इनफाइनाइट आती है आपकी, क्योंकि ये प्लेन के अलोंग तो वो 0 ही है। ठीक है ना, तो वो चीज दोस्तों यहाँ पर मतलब है कि अगर आपका कोई भी जो भी प्लेन मतलब ओबी और अगर आपका ये 0 आता है, ठीक है ना, अगर आपका कोई भी इंटरसेप्ट हैं आपके पास, अगर वो 0 आता मतलब इनफाइनाइट आता है, इसका मतलब क्या है कि इंटरसेप्ट हमारे जो है पैरेलल टू द एक्सिस है। ठीक है, अगर आपका मतलब कोई भी इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पर ओबी और ओसी हमारा 0 इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब ये है दोस्तों कि इंटरसेप्ट हमारे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, मतलब पैरेलल टू द एक्सिस है, उस एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ओ ए हमारा यहाँ पर ए है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, ओ ए को यहाँ ले जाएंगे, ओबी को यहाँ, ओसी को यहाँ, एच की एल को नीचे ले आएंगे। तो अगर आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों मिड लाइन डिसेस की, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास ए ही बचेगा और बी और सी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, मतलब ओबी और ओसी का मतलब है उस एक्सिस के वो पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि ये वाला फिर हमने स्केच कर दिया जो कि ए एक्सिस पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला हमने पैरेलली इसको कर लिया, ये वाला जो आप देख सकते हैं, बाकी इनफाइनाइट है वो उसके पैरेलल है, तो वो उसको स्केच किया ही नहीं हमने। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों हम दूसरे रीजन्स को भी देखते हैं, जैसे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए 110, ठीक है, 110 मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग आपका ये स्केचिंग होगी, और 0 का होगा जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, 0 मतलब यहाँ पर हमारा प्लेन हमारा क्या है, पैरेलल टू द जेड एक्सिस है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर एक यहाँ पर कट कर रहा है आपका 1, एक वाई एक्सिस के अलोंग कट कर रहा है। ठीक है, और जेड एक्सिस के अलोंग आपका पैरेलल है क्योंकि 0 दिखा रहा है। ठीक है ना, आप वहां पर फॉर्मूले में भी पुट करके देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। एच रेशो के रेशो एल इज इक्वल टू ए बाई ओ ए रेशो बी बाई ओ बी रेशो सी बाई ओ सी, जैसे ये पिछले फॉर्मूले में था। अगर आपको याद नहीं हो रहा है, अगर आप सीधा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस से आपको सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इंटरसेप्ट की वैल्यू को इधर मतलब यहाँ पर रीअरेंज करके और मिलियन डिसीज की वैल्यू यहाँ पर पुट करके भी आपके पास वो पॉइंट्स आ जाएंगे। आपको जस्ट क्या करना है, उस एक्सिस पे कट ही तो करना है। ए को कहाँ रखोगे, यहीं पर तो रखोगे, यहाँ पर बस यहाँ कट किया तो जो प्लेन यहाँ बन रहा है उसको स्केच कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर भी है दोस्तों, एच की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 1 है, सी एल की 0 है, के की मतलब के की 1 थी, एल की 0 है। 0 मतलब वो वाला प्लेन तो इनफाइनाइट है, मतलब पैरेलल है। ठीक है, एक ओ ए पे कट रहा है जो यहाँ पर देख लिया हमने, ओ बी पे कट रहा है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर देख लिया। तो ये वाले प्लेन को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास ये रीजन आ जाएगा शेडेड। ठीक है, आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। आपको कई बार बोल देगा कि मतलब फिगर्स दे देगा, बोलेगा ये कौन सा प्लेन है, तो आपको अगर ये आता होगा नेमिंग करना तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये 110 प्लेन है। अब क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकता है, यहाँ से आपको ये स्केच करने के लिए भी पूछा जाता है और ये फिगर दे के आपको यहाँ से भी पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू कौन सी है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि h की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, k की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो कॉमन पॉइंट्स है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे OA की वैल्यू a आ रही है, OB की वैल्यू भी a आ रही है और OC की वैल्यू भी a आ रही है। मतलब यहाँ पर भी कट हो रहा है, यहाँ पर भी कट हो रहा है, यहाँ पर भी कट हो रहा है। बस सभी पॉइंट्स को आपने आपस में कनेक्ट कर देना, उसको शेड कर देना, बस आपका वो बन गया वो पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से आप प्लेन को स्केच कर सकते हैं अगर आपको फाइंड आउट करना आता होगा। अब देखिए यहाँ पर 200 है। ठीक है, अब होगा कि सर 100 तो समझ आता है, 200 को कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है तरीका दोस्तों, यहाँ पर क्या है, h की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 है। अब रीअरेंज करके वैल्यूज डाल दोगे तो इंटरसेप्ट की वैल्यूज आ जाएंगी। ओ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, a/2, ऊपर तो a था ना, अरेंज करके यहाँ पर ओ ए था, और यहाँ पर अगर मिला यहाँ पर h की वैल्यू 2 थी तो क्या आ जाएगा, ओ a/2 आ जाएगा। तो ओ ए की वैल्यू a/2, ओ बी की वैल्यू इनफाइनाइट, ओ सी की वैल्यू इनफाइनाइट, क्योंकि के और एल तो 0 था हमारा। मतलब ओ बी और ओ सी हमारा क्या है,
इनफाइनाइट प्लेन है पैरेलल टू द दैट एक्सिस, ठीक है, वो टच ही नहीं कर रहा है, वो पैरेलल है, तो आपको यहाँ से पता लग गया। मतलब अब देखिए ओ ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर ओ ए की वैल्यू यहाँ पर हमारी a/2 है, ये टोटल दोस्तों ए है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, ए है, तो a/2 मतलब हाफ, मतलब यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर कहीं पर बीच में ये प्लेन होगा बस, क्योंकि वो y एक्सिस के भी पैरेलल है, यहाँ पर भी टच नहीं करेगा, z एक्सिस के भी पैरेलल है तो z को भी टच नहीं करेगा, तो मिड में है, तो मिड में बस आपको स्केच कर देना था, ये आपका बन गया। तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं दोस्तों, स्केचिंग कर सकते हैं, ठीक है। 210 अगर आपको प्लेन करना है, यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं 210 है, तो h की वैल्यू 2 है दोस्तों, k की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है। अगेन आप निकाल सकते हो इस रेशो से, मतलब इस फॉर्मूले से रीअरेंज करके, ठीक है। h की वैल्यू 2 पुट करिए, k की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, तो a/2 b और इनफाइनाइट। a/2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा x एक्सिस के लोग, b कहाँ आएगा, मतलब b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, और इनफाइनाइट है, मतलब z एक्सिस के लोग तो कट ही नहीं कर रहा, वो तो पैरेलल रहेगा, तो ये प्लेन आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो पैरेलल प्लेट्स होते हैं दोस्तों, वो उनकी मिलर इंडिसेस सेम होती है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि पैरेलल जो प्लेट्स हैं, जो हम बोल रहे हैं कि भाई वो तो इनफाइनाइट टच ही नहीं करी, तो उनकी मिलर इंडिसेस आपस में सेम होगी, ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात होती है दोस्तों नेगेटिव स्केच करना पड़ जाए, मान लो ये तो हम पॉजिटिव एक्सिस में हम स्केचिंग कर रहे हैं, मतलब a = 1 है, b = 2 है, c = 3 है, तो उसको हम इंटरसेप्ट में प्लॉट करके कनेक्ट करके स्केच कर रहे हैं। मान लो नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो, तो यहाँ पर हो पीछे कहीं पर, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना, तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में भी है। अगर मान लेते हैं h की वैल्यू -1 है, ठीक है, मान लेते हैं h की वैल्यू -1 है, तो आपको जो -1 नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना कि -1 to -3, ऐसे नहीं लिखना है। आप -1 है तो आपको क्या करना है, 1 के ऊपर बार डाल देना है दोस्तों। तो इस तरीके से नेगेटिव चीजों को आपको रिप्रेजेंट करना है जब आप मिलर इंडिसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं h की वैल्यू -1 है, यहाँ पर 1 और ऊपर बार डाल दिया है, तो आप 1 बार 0 0, मतलब -1 0 0 है। ये तो लिखने का तरीका हो गया। अब आपको स्केच कैसे करना है वो मैं बताता हूं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके पास है -1 0 0, ठीक है, मतलब 1 बार 0 0, तो h की वैल्यू क्या होगी -1, जैसे कि आपको बताया, k की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब OA की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, माइनस ए आ गई, OA की वैल्यू क्या आई आपके पास, माइनस ए आ गई, और आपको पता है बी और सी की तो इनफाइनाइट है, वो उनके मिलर इंडिसेस क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। तो OA की वैल्यू माइनस है, इंटरसेप्ट ऑन द नेगेटिव एक्सिस, तो उसको ड्रॉ करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमें अपने ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें अपने ओरिजिन को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मेरा पहले ओरिजिन दोस्तों यहां था, अब मैंने इसको शिफ्ट करके क्या कर दिया, आगे की तरफ ले आया, ठीक है। पीछे की तरफ तो नहीं लेके जा सकता क्योंकि तो नेगेटिव है, पर मुझे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि वो पॉजिटिव वे में मुझे दिखे, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ओरिजिन को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने ओरिजिन को क्या कर दिया, आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, ताकि मैं उसके कोरस्पॉन्डिंगली मैं अपने नेगेटिव एक्स एक्सिस को मैं ड्रॉ कर सकूं, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों कि अगर यहाँ पर रहता तो मैं पीछे की तरफ कहां जाता, वहां तो क्यूब ही नहीं है, तो मैंने क्या कर लिया, ओरिजिन तो आप कहीं भी ले सकती हो, तो मैंने इसको आगे की तरफ उसी एक्सिस में आगे की तरफ ले लिया, और अगर मैं थोड़ा पीछे भी जाऊंगा नेगेटिव एक्सिस में, तो वो वाला रीजन मैं प्लेन कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। वही चीज मैंने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ कर लिया, तो ओरिजिन यहाँ था, मैंने यहाँ कर लिया। अब इसके पीछे नेगेटिव एक्सिस में पीछे की तरफ जाऊंगा तो वो प्लेन मेरा आइडेंटिफाई कर सकता हूं मैं, ठीक है। मुझे रिप्रेजेंटेशन ही तो करनी है, जरूरी थोड़ी है कि मतलब वो उसका मतलब कुछ और ही हो जाएगा। आप अपने तरीके से किसी भी चीज को नेम कर रहे हो, बस कैच कर रहे हो, वही तो दिखाना आपको, है ना। तो DHKL विल बी सेम फॉर 1 0 0 एंड -1 0 0 प्लेन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सेम ही रहेगा उसके लिए। अगर इंटरप्लेनर स्पेसिंग की बात करें तो अगर DHKL इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होता है दोस्तों, A/, अगर आप बात करें इसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग का, इसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। मतलब दो प्लेन्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस बताना है दोस्तों, उसका फॉर्मूला क्या होता है, h² अपॉन A² प्लस K² अपॉन B² प्लस L² अपॉन C², ठीक है। क्योंकि हम क्यूबिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो A = B =
सी होगा, तो डेट्स वाई ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चल जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में है तो स्केयर का कट जाएगा, वो नॉर्मल ए रह जाएगा। तो इस केस में दोस्तों तभी यहाँ पर इन्होंने लिखा है ए डिवाइड बाय एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर। ठीक है, यहाँ एच की वैल्यू क्या थी दोस्तों 1, एल की 0, सॉरी के की 0, एल की 0। तो अगर आप -1 भी लें एच की वैल्यू तो भी आप स्केयर के कारण वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसने तभी कहा कि डी एच के एल विल बी सेम फॉर 100 एंड -100। उसका आंसर दोनों का ए ही आएगा दोस्तों। ठीक है, बात थी बस इंटरप्लेनर स्पेसिंग की अलग से बताइए, पर स्केच करना है तो आपको क्या करना है दोस्तों, नेगेटिव वाले में आपको ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि आप इजिली सोल्व कर पाए चीजों को। ओके, ये चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और बाकी तो चीजें सही है। अगर आप बात करें दोस्तों -1 यहाँ पर देख सकते हैं के की वैल्यू -1 है आपके पास, के की वैल्यू क्या है दोस्तों -1 है, एच की वैल्यू -1 है, के की वैल्यू -1 है, एल की 0 है। ठीक है, तो इस केस में देखेंगे दोस्तों ओरिजिन आपने मान लो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो उस बेसिस पे यहाँ पर आप देखोगे एच मतलब एक्स एक्सिस के लोग, ठीक है ना, एच मतलब एक्स एक्सिस के लोग यहाँ पर मान लो यहाँ पर है तो उस एक्सिस के लोग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस के लोग यहाँ पर हो जाएगा शिफ्ट, और एल तो पैरेलल है दोस्तों हमारा, तो वो तो वहां पर कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो इस चीजों रीजन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से -1 को भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर उसी तरीके से आप देख सकते हो -1 यहाँ पर ओरिजिन शिफ्ट कर दिया हम दोस्तों, यहाँ से यहाँ कर दिया हमने ओरिजिन शिफ्ट। ठीक है, उसके बेसिस पे -1 करेंगे तो आपका हर एक यहाँ पर जैसे एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पर होता, तो इसके ऑपोजिटली यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, वाई एक्सिस के ऑपोजिटली यहाँ पॉइंट ले लिया, जेड एक्सिस के ऊपर यहाँ पर पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर आपस में अगर कनेक्ट कर देंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा दोस्तों, जिसको हम नेगेटिव एक्सिस के अलोंग प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट आपने ऑपोजिट एक्सिस ले लेनी है दोस्तों, वहां पर अपने ओरिजिन को शिफ्ट कर लेना है, बस उसके पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है, तो आप नेगेटिव रीजन को भी प्लॉट कर सकते हैं प्लेन के बेसिस पे। आई होप आपको मिलर इंडिसेस, लाइन इंडिसेस और उसके जो भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगले वाले सेशन में हम डिटेल में सभी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जो कि पूछे जाते हैं इसके बेसिस पे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ताकि हम ऐसे ही आगे वीडियोस डालते रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में दोस्तों, टिल देन गुड बाय।